इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद, चुनाव के वर्डिक्ट के बाद हम एक बहुत ही स्पेशल बातचीत कर रहे हैं नीलकंठ मिश्रा से। ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्सिस बैंक के और हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च हैं एक्सिस कैपिटल में। धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो नई सरकार को आपकी क्या सजेशन होगी, क्या टॉप 5 एडवाइस होगी, क्या मैसेज होगा जिससे पहले कि वो चार्ज लें इकोनॉमी के लिए और भारत की मार्केट्स के लिए? देखिए, केंद्र सरकार का के जो डिसीजंस होते हैं या जो रिफॉर्म्स होते हैं उनका असर अर्थव्यवस्था पे काफी वर्षों के बाद दिखता है। जैसे जीएसटी जब लाई गई थी तो आपको याद होगा काफी उथल पुथल हुई थी, काफी लोगों ने सवाल पूछे थे कि भाई क्यों किया, ये सब पहले ही ठीक था। बट अब जब जीएसटी स्टेबलाइज कर गई है तो 2022-23 के बाद से आपने देखा होगा कि अब हर किसी को लग रहा है कि वाह, जीएसटी काफी अच्छा रिफॉर्म था। सो जो केंद्र सरकार करती है उसका असर अर्थव्यवस्था पे काफी अंतराल के बाद होता है। तो अभी तो जो भी हो रहा है, इनफैक्ट जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मुझे लगता है 7% पे बढ़ती रहेगी, ग्रो करती रहेगी कम से कम। तो अगले 3 से 5 साल तो मुझे लगता है ये होता रहेगा, क्योंकि इसके दो मुख्य कारण हैं। एक है कि हमारी रियल एस्टेट साइकिल जो जो घर बनने थे 2012 से 22 के बीच में, 21 के बीच में, वो नहीं बने। तो अब फाइनली उन पे कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है। अब रियल एस्टेट साइकिल लोगों, घर के दाम अब अफोर्डेबल हुए हैं तो लोग खरीद रहे हैं। अब जब बहुत सारे डेवलपर्स ने घर बेच दिए हैं तो उनको बनाना भी पड़ेगा, तो उससे इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था संभलती है, अच्छी ग्रोथ आती है। और मुझे लगता है कि इस कारण से सपोर्ट रहेगा। दूसरी वजह है कि 7-8 साल से हमने पावर जनरेशन कैपेसिटी, इसमें काफी पैसा लगता है, काफी केपेक्स लगता है, ये हमने 7-8 साल से बढ़ाई नहीं है ठीक से। तो अभी अगले 7-8 साल कम से कम हमें काफी इन्वेस्ट करना होगा पावर कैपेसिटी में, और उससे भी मुझे लगता है इकोनॉमी को काफी सपोर्ट मिलेगा। और इसके अलावा काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे अभी अब आप देखेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कमिश्निंग होगी, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज कमीशन हो रहे हैं, काफी रेलवेज में केपेक्स हो रहा है, काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ 7% के ऊपर होनी चाहिए। यानी जो सरकार की रिफॉर्म्स की प्रोसेस है वो स्लो होगी, इस पे मैं अग्री नहीं करता, क्योंकि ठीक है, थोड़े कंसल्टेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये कोalition गवर्नमेंट है। पर एक बार एक साझा सरकार का जो कोalition गवर्नमेंट का जो ग्रीड कॉन्टूर्स होते हैं कि भाई इनके अंदर हम काम करेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्रीज अपने अपने लेवल पे डिसीजंस लेती हैं, मिनिस्टर्स अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं, उसी तरह सरकार चलती है। तो इसमें और जो अभी कोalition पार्टनर्स भी मिलने वाले हैं सरकार को, वो भी ऐसे इररेस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो हर जगह पे मतलब आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कोalition पार्टनर्स रहे हैं इन द पास्ट जिनमें, जो कि काफी टेम्परामेंटल और अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं। एटलीस्ट ऑन इकोनॉमिक इश्यूज मुझे नहीं लगता कि जो भी अभी के कोalition पार्टनर्स हैं उनको केंद्र सरकार के किसी डिसीजंस में ज्यादा अड़चन डालने के कोई फायदा होने वाला है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कुछ हो सकता है, कुछ मिनिस्ट्रीज में असर पड़े, बट ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ेगा। प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है सरकार को इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया भर में अब सभी सरकारें जो हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में घुस रही हैं। तो जो फ्री मार्केट्स का दौर था वो अब कुछ हद तक पीछे हट रहा है, तो भारत सरकार को भी करना पड़ेगा। वो करने के लिए काफी मिनिस्ट्रीज को कोलैबोरेट करना होगा, नए स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने होंगे। दूसरी जगह जहाँ पे सरकार को मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर रियल एस्टेट साइकिल को हमें 12, 15, 20 साल चलाना है तो लगातार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट चाहिए की जरूरत पड़ेगी। और वो करने के लिए हमें डायरेक्ट फिस्कल चैनल्स क्रिएट करने होंगे कि जो सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली पैसा कैसे मिल सकता है और ज्यादा पैसा कैसे मिल सकता है। सो इन सब चीजों पे मुझे लगता है थोड़ा विचार विमर्श करके और क्या बेस्ट चैनल होगा, जीएसटी काउंसिल बेस्ट चैनल होगा, फाइनेंस कमीशन बेस्ट चैनल होगा, या डायरेक्ट फिस्कल एलोकेशन सेंटर से चैनल होगा, इन सब चीजों पे मुझे लगता है डिस्कशन करने की जरूरत है।
और टैक्सेशन रिफॉर्म तो आई थिंक काफी और काम करना है। जीएसटी काफी अच्छा रिफॉर्म रहा है, बट अभी भी बहुत सारे रेट्स हैं, उन रेट्स को का नंबर कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़े डायरेक्ट टैक्सेस में काफी अभी भी अब हमारा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी अच्छे से बढ़ रहा है, बट अभी भी जो यूएस में या डेवलप्ड मार्केट्स में है उसका आधे से भी कम है वो रेशियो। तो उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है इन सब फ्रंट्स पे सरकार काम करेगी। आपने पहले कहा है कि भारत में जहाँ तक इनकम और कंजम्पशन की इनइक्वालिटी की जो बात है वो अभी भी रहती है और ये आगे जाके बढ़ भी सकती है। ये आप ही का कोट है। तो अब आपका क्या मानना है कि आगे जाके भारत क्या कर सकता है, क्या पॉलिसीज ला सकता है कि ये इनकम और कंजम्पशन का जो हम इनइक्वालिटी देखते हैं ये कम हो जाए? सबसे बड़ी समस्या है वो कोविड के बाद की, कि जो प्री कोविड पाथ हम कहते हैं कि अगर कोविड ना हुआ होता तो हम कहाँ होते और अभी हम कहाँ हैं, उसमें अभी भी गैप है। वो गैप 2 साल पहले शायद 12% था, अभी 6% हो गया है 25 में। और इसको अगर हम नैरो कर दें और तो इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। बिकॉज हुआ क्या है कि वो इफेक्टिवली 8-9 महीने पीछे हैं हम लोग जहाँ होना चाहिए था। तो वो जो 8-9 महीने में जो वर्कर्स आए हैं, और हर साल आपको पता है 1 से 1.25 करोड़ वर्कर हमारे वर्कफोर्स में आते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है। बट अगर आप कोविड के बीच में आपकी इकोनॉमी स्लो हो गई या रुक गई थी, बट वर्कर्स तो आते रहे, क्योंकि जो 21 या 24 साल के जो भी आप वर्कफोर्स ले लें वर्किंग एज, वो तो लोग आते रहे। तो अब अगर लेबर को प्राइसिंग पावर इंप्रूव करनी है तो इकोनॉमी को और ज्यादा जल्दी से तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी समस्या ये है कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन होता है जब आपके लोग जो हैं वो खेती छोड़ के इंडस्ट्रियल में या सर्विसेज में घुसते हैं। तो ऐसे में जब बहुत बड़ी तादाद में लोग एक इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं तो डिमांड सप्लाई का बैलेंस ऐसा होता है कि जो कैपिटल ओनर है उसको वो तो उतना ही है, बट वर्कर ज्यादा आ रहे हैं तो इसलिए लेबर की प्राइसिंग पावर कम हो जाती है। ये जो है ये समस्या बहुत बड़ी है, गंभीर है। इसको मतलब ऐसी कोई इकॉनमी नहीं हुई है अभी तक जहाँ पे इस ग्रोथ का असर हायर इनइक्वालिटी में नहीं हुआ, यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ती ही है, कुछ हद तक इनएविटेबल है। बट एक अच्छी चीज ये है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हम जैसे पेमेंट्स को हमने एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर दिया, डिजिटल पेमेंट्स को, कि पहले बड़े बड़े दुकान वाले ही क्रेडिट कार्ड या डिजिटल पेमेंट ले सकते थे और उसका बड़ा कॉस्ट होता था। अभी एकदम जीरो कॉस्ट पे 10 रुपए का आपको अगर फल खरीदना है तो वो भी क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से आप बहुत सारी प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग टूल्स जो हैं वो आप छोटे दुकानदारों को, छोटे बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को मुहैया करा सकते हैं। तो अगर क्रेडिट और इस तरह की बहुत सारी इनोवेशन हम करते रहे तो जो नेचुरल एडवांटेज होता है बड़ी कंपनीज का, वो हम लोग उसको कम कर सकते हैं और इनइक्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इन सब चीजों पे मुझे लगता है सरकार भी मेहनत करेगी और शायद इस पे करना भी चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे हैं बजट, जो फुल ईयर बजट है वो काफ़ी दूर नहीं है, तो बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बजट मुझे लगता है कि जो वोट ऑन अकाउंट था उसमें सरकार की इंटेंशंस बहुत क्लियर थी और ये सरकार तो वही चल रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए। कुछ चीज़ें बदली हैं क्योंकि जो आरबीआई का डिविडेंड था वो करीब 1.25 करोड़ ज़्यादा है जितना बजटेड किया गया था। तो 0.4% जीडीपी काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मुझे लगता है उसको यूज करके उसका उपयोग करके सरकार वित्तीय घाटा जो है वो 5.1% ऑफ जीडीपी से 4.9% तक ला सकती है। आपको याद होगा कि FY24 जो पिछला वित्तीय वर्ष था उसमें भी रिवाइज्ड एस्टिमेट के कंपैरिजन में जो 5.8% था, फाइनल डेफिसिट जो है 5.6 आया। मुझे लगता है कि सरकार वो वित्तीय घाटा उसको गिराने से एक्चुअली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पूरे इकोनॉमी की कम हो जाती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट कम करने से बॉन्ड यील्ड्स गिरते हैं और उससे बोरोइंग रेट्स हर किसी के कम होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे मुझे लगता है काफी फायदा होगा। दूसरा, कुछ चीजों को सरकार ने फ्लैश आउट नहीं किया था, कोई नई बड़ी स्कीम्स नहीं अनाउंस की थी। कुछ जैसे वो
डीप टेक R&D का फंड अनाउंस किया था, बट उसको डिस्पर्स कैसे किया जाएगा, उसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा, उस पे कुछ डिटेल्स नहीं दिए थे। तो मुझे लगता है कि उन सब डिटेल्स को भी सरकार शायद अनाउंस करेगी बजट स्पीच में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और बहुत ज़्यादा बदलाव, क्योंकि आपको ये याद होगा कि जो भी आप अनाउंस करें वो एक बार जब पार्लियामेंट से अप्रूव होगा तो अप्रूव होते होते वो हो सकता है मिडल ऑफ अगस्त, एंड ऑफ अगस्त हो जाए। उसके बाद फिर 1-2 महीने लगेंगे वो मिनिस्ट्री को तैयारी करने में, तो अब बहुत ज़्यादा समय बचता नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले 1 मार्च को या 28 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता था, अभी वो 1 फरवरी इसलिए हुआ था कि सरकार पूरे साल काम कर पाए, नहीं तो साल शुरू होने के बाद भी 2 महीने तक कुछ पेपर वर्क ही चलता रहता था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बदलाव का भी समय नहीं है। मुझे लगता है फिस्कल डेफिसिट टारगेट और कुछ इस तरह के फ्लैशिंग आउट ऑफ डिटेल्स वही हैं जो इस बजट में हो सकते हैं वर्सेस द वोटर अकाउंट। और मार्केट्स की अगर हम बात करें तो जो डोमेस्टिक फ्लोज हैं, क्या यही भारत की स्टॉक मार्केट को अभी तक स्टेबल रख रहे हैं? आपका ये मानना है? देखिए, डोमेस्टिक फ्लोज जो हमारे हाउस होल्ड से जो स्टॉक मार्केट्स में आ रहे हैं उनको मैं अनइंटेंडेड बोलता हूँ। मतलब काफ़ी हद तक लोग जो SIP लगाते हैं या जो EPFO के फ्लोज आ रहे हैं या जो इंश्योरेंस के फ्लो आ रहे हैं वो सब हर महीना कोई बैठ के डिसाइड नहीं करता। आई थिंक वो सब चीज़ें अपने आप आती रहती हैं और मुझे लगता है आती रहेंगी। वो 35 से 40 बिलियन डॉलर हैं साल की, 1% ऑफ मार्केट कैप, जो बहुत बड़ा नंबर है। इस कारण से भी मार्केट काफ़ी स्टेबल रहता है। विद इन द मार्केट मुझे लगता है कि अभी भी फाइनेंशियल्स, यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन प्रॉक्सीज, जो अगर घर बनेंगे तो उसके लिए सीमेंट चाहिए होगा, काफ़ी कुछ अलग चीज़ें चाहिए होंगी, उन सब के डिमांड जो है मेरे ख्याल से अगले 3-5 साल सपोर्टेड रहेंगे। तो हमारा प्रेफरेंस अभी उन्हीं सेक्टर्स में। और जो भारत के नौजवान हैं उनका आपको क्या संदेश है? आप एक IIT गोल्ड मेडलिस्ट से एक्सिस बैंक के टॉप ऑफिशियल बने हैं, AI का एरा आ रहा है, आपने इस पर भी काफ़ी बात करी है कि टेक्नोलॉजी जो है अब चेंज हो रही है, तो जो युवा है उनको आप क्या कहेंगे? इसी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अगले 10-15-20 साल में काफ़ी आगे बढ़ेगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए बिजनेसेस क्रिएट होंगे। अभी टेक्नोलॉजी बहुत सारे नए एवेन्यूज खोल रही है, काफ़ी डिसरप्शंस होंगे। तो और इन डिसरप्शंस में स्पेशली हमारी जनसंख्या काफ़ी यंग है, और काफ़ी हमारे लोग जो हैं काफ़ी यंग हैं, तो इसलिए नए स्किल्स जल्दी सीख सकते हैं और नए इंडस्ट्रीज को में एंटर कर सकते हैं। बहुत सारी नई ज्योग्राफीज खुल रही हैं, जैसे जापान, जर्मनी, इन सबको टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें जो लोग जाते हैं 6-3-5 साल के लिए वहाँ से स्किल सीख के वापस भी आ सकते हैं, भारत की सेवा फिर से कर सकते हैं और वो इनकम के लिए भी अच्छा होता है। तो काफ़ी नए बट लोगों को थोड़ा 3-5 साल आगे का सोचना चाहिए। सोचने से फ़ायदा होता है। एटलीस्ट मैं बहुत यंग नहीं रहा, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि अगले 3-5 साल में दुनिया कहाँ रहेगी, मेरा काम आगे 5 साल बाद कैसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी कैसे इसको डिस्टर्ब कर सकता है, और उसके बेसिस पे फिर डिसीजन लेना कि मैं अपने बिहेवियर में, अपने जॉब्स में क्या बदलाव लाऊं, क्या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इमर्ज कर सकती हैं। सो थोड़ा आगे का सोच के उस तरह से स्किल डेवलपमेंट किया और ये मान के रखा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छा करती रहेगी। तो आई थिंक रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो यूथ की और बढ़ सकती है। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ये बातचीत करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आपको यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।